हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज हम करते हैं यूपी का पेपर, कॉमर्स का, टीजीटी का, जो 7 अगस्त को हुआ था। पार्ट 1 है। 40 क्वेश्चन करके करेंगे। 3 पार्ट्स में पेपर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ डाल रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनअर्न्ड इनकम इज कंसिडर्ड एज। अनअर्न्ड इनकम है, अन का मतलब होता है जो आपने अभी तक कमाई नहीं है। एग्जांपल से समझो, मेरा एक घर है, मैंने उस घर को क्या दे दिया, रेंट पे दे दिया। अब जो रेंट पे दिया, टेनेंट जो किराएदार है, किराएदार ने मुझे क्या करा, 3 मंथ का एडवांस किराया दे दिया। किराएदार ने मुझे 3 मंथ का क्या दिया, एडवांस किराया दिया, और घर पे रहने लग गया। बट मेरे को वो पसंद नहीं आया किराएदार, तो मैंने उनको कहा कि मेरा घर खाली कर दीजिए। ठीक है, वो कहते ऐसे कैसे खाली कर दें जी, 3 महीने का क्या एडवांस दिया हुआ है, एडवांस हमने, ऐसे कैसे खाली कर दें, हम तो नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं भाई कर दो, हमें इमरजेंसी है, हमें चाहिए, हमें खुद को चाहिए। मैंने बोला, कहते नहीं जी, पहले 3 मंथ का जो एडवांस दिया है वो पैसा वापस लाओ। तो मेरे लिए, मुझे ये पैसा वापस करना पड़ेगा, मेरे लिए ये क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई। तो अनअर्न्ड इनकम जो आपने कमाई नहीं है वो क्या होती है, लाइबिलिटी। कंफ्यूजन कहाँ हो सकती है, एसेट और लाइबिलिटी में। तो एसेट क्या होती है, ऐसी इनकम जो हमने कमा ली, हमें नहीं मिली। एग्जाम्पल लो सैलरी, मैंने ऑफिस में काम करा, 2 मंथ हो गए, उन्होंने मुझे सैलरी ही नहीं दी अभी तक, और मैंने सर्विस दे दी अपनी, तो वो मेरी इनकम अक्रूड होगी। ठीक है, मेरी इनकम मैंने कमा तो ली बट मुझे मिली नहीं, तो वो एसेट है मेरे लिए, जो मुझे पे करना पड़ेगा वो है लाइबिलिटी। ठीक है, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है एसेट और लाइबिलिटी में। आई होप अब क्लियर होगी आपको। ये देखिए लिखा भी हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हो। वो इनकम जो हमें एडवांस में मिल गई, हमने अभी सर्विस नहीं दी है, तो हमारी लाइबिलिटी है। सेकंड क्वेश्चन है, द सेंटर वैल्यू ऑफिशियली अरेंज। ये हमने क्वेश्चन किया भी था। देखो सबसे पहले मिड वैल्यू और सेंटर वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, दो ही बातें बोली थी मैंने, एक तो क्या होगी मिड वैल्यू और सेंटर वैल्यू की बात, दूसरा अरेंजमेंट। क्योंकि जब भी मीडियन का क्वेश्चन आता है, हमें सबसे पहले अरेंज करना होता है। जैसे मैंने नंबर लिए 4, 5, 6, 10, ये मैंने ले लिया 10, ये मैंने ले लिया 12। अब देखो मैंने इनको सीक्वेंस में अरेंज करा है, तो अरेंज करना बहुत जरूरी है मीडियन में। तो वो क्या है हमारा मीडियन। थर्ड है, हायर परचेज सिस्टम द इंटरेस्ट फॉर ईच पीरियड इज कंप्यूटेड ऑन। देखो भाई, आपने किसी से 20,000 उधारे लिए थे। ठीक है, 20,000 उधारे लिए। ठीक है, आपने 2 महीने बाद उसको 10,000 वापस कर दिए। आपने कहा मेरे पास पैसे आ गए, ये 10,000 वापस ले ले। अब आप मुझे खुद बताओ, आपने 10,000 वापस कर दिए, अब आप इंटरेस्ट 20,000 पे दोगे या जो 10,000 रह गए उस पे दोगे? 10 तो वापस कर दिया आपने, यहाँ 8 ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ 8 ले लेती हूँ मैं। देखो आपने किसी से 20,000 उधारे लिए, ठीक है, 20 में से 8,000 आपने उसके वापस कर दिए। 2 महीने बाद आपने कहा मेरे पास पैसे आ गए, ये ले भाई अपने 8,000 ले ले। अब कितने रह गए, 12 रह गए। अब कितने रह गए, 12 रह गए। तो अब आप इंटरेस्ट 20 पे दोगे या 12 पे दोगे? 8 पे तो आपने वापस कर दिए, इसका तो हिसाब किताब खत्म। अब 20 पे दोगे या 12 पे दोगे? जब आपने 8 दिए उसको वापस, तो अब 8 काट के दोगे, अब कितने पे दोगे इंटरेस्ट, 12 पे दोगे। तो कैश प्राइस, ये हायर परचेज सिस्टम में इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, तो कैश प्राइस रिमेनिंग अनपेड। मैंने इसलिए एग्जांपल दिया ताकि आप भूलो ना इस चीज को। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इंक्लूड प्रीडेटरी प्राइसिंग, प्राइस फिक्सिंग, डिसेप्टिव प्राइसिंग, ऑल ऑफ द अबव। देखो यहाँ पे देखो प्राइसिंग स्ट्रेटजी, यहाँ भी देखो प्रीडेटरी प्राइसिंग, डिसेप्टिव प्राइसिंग, तो इसका सभी सही करके ही आए होंगे बच्चे, ऑल ऑफ द अबव करके ही आए होंगे। अब ये क्या है वो देखते हैं। प्रीडेटरी प्राइसिंग वो होती है जो बिलो कॉस्ट, यानी कि आपने जानबूझ के क्या करा, बिलो कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट है उससे भी कम में आपने क्या किया, प्राइस सेट कर दिया। क्यों? कॉम्पिटिटर को आपको भगाना है मार्केट से। आप चाहते हो कि आप ही रहो मार्केट में, आपको कॉम्पिटिटर से को भगाना है, तो आपने क्या किया, बहुत ही कम प्राइस, बहुत ही कम, बिलो कॉस्ट भी कई बार सेट कर देते हैं। ये होती है प्रीडेटरी प्राइसिंग। फिर है डिसेप्टिव प्राइसिंग। डिसेप्टिव प्राइसिंग क्या, धोखा देने वाली प्राइसिंग, भ्रम पैदा करने वाली प्राइसिंग। ठीक है, धोखा देने वाली। कैसे प्राइस, जैसे कई बार लिखा होता है ये ओरिजिनल, जैसे अभी आप मार्केट में जाते हो ना, आपने देखो जैसे बुक शॉप है, तो एक बहुत पुरानी बुक शॉप होती है। ठीक है, उसके उसकी बहुत चलती होती है, जैसे कोई भी लगा लो। ठीक है, जैसे लगा लो अंजना, लगा लो, कोई बुक स्टॉल है, बुक शॉप है अंजना, बहुत पुरानी शॉप है और बहुत मार्केट में चलती है। नया वाला आया नेक्स्ट गली में, उसने भी क्या करा, उसको लगा इसके नाम से बहुत चलती है, उसने भी अंजना कर लिया, ताकि लोगों को कंफ्यूजन हो और लोग क्या है इसकी पे लें। फिर ये अपने नाम के आगे कई बार क्या लगे, कुछ और चेंजेस वगैरह कर देंगे। ठीक है, चेंजेस वगैरह कर देंगे। तो कस्टमर को धोखा देने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या किया, 100 रुपए की चीज थी,
ठीक है, आपने क्या करा, 120 रुपए लिख दिया, 100 रुपए की चीज को 120 रुपए लिख दिया और फिर क्या दिया, 20 रुपीज ऑफ कर दिए, 20 रुपीज ऑफ। ले तो आप उतने ही रहे हो, बट सिर्फ यहाँ पे कस्टमर को क्या हमने ललचा दिया। कस्टमर डिस्काउंट देख के लालच आ जाएगा कस्टमर के मन में, हमें सस्ती मिल रही है, हो सकता है वो नहीं भी हो, ये होती है डिसेप्टिव, आप कस्टमर को डिसेप्ट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो एक तरफ से। प्राइस फिक्सिंग की प्राइस फिक्स कर रहे हो, ये सिंपल है, प्राइस फिक्सिंग हो रही है, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 द अमाउंट ऑफ मिनिमम पूछ रखा है, मिनिमम एप्लीकेशन का अमाउंट क्या होता है 5%। मिनिमम कितना है, देखो मिनिमम क्या होगा 5% ऑफ शेयर्स वैल्यू का 5%। An asset was purchased for 5 lakh with the down payment of 1 lakh and bill accepted for 5 lakh। देखो मैंने 5 लाख की एसेट खरीदी, 1 लाख तो मैंने कैश दे दिया, बाकी 4 लाख का मैंने बिल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मैंने क्या कहा, बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द टोटल एसेट एंड लायबिलिटी। देखो किसकी बात कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, टोटल एसेट पूछ रहा है और टोटल लायबिलिटी पूछ रहा है। देखो मैं अपनी बैलेंस शीट बनाती हूँ, मेरे पास एसेट आ गई 5 लाख की। ठीक है, मेरे पास ये एसेट मैंने यहाँ लिख दी, ये 5 लाख की। ठीक है, बट 1 लाख कैश चला गया, माइनस करूंगी 1 लाख, 1 लाख कैश गया। ठीक है, टोटल में से जो कैश है मेरे पास, उसमें से कैश में से माइनस करूंगी 1 लाख। ठीक है, ये मैंने वैसे ही माइनस कर दिया, ये कैश में से माइनस होगा 1 लाख। तो टोटल इंपैक्ट क्या पड़ेगा, टोटल इंपैक्ट 1 लाख कैश कम हो गया, 5 लाख की एसेट आई, टोटल इंपैक्ट 4 लाख का पड़ा, 4 लाख का टोटल इंपैक्ट। और 4 लाख के बीपी आ गए मेरे पास, बीपी। ठीक है, बीपी भी आ गया ना, मैंने बिल्स एक्सेप्ट किए तो 4 लाख के बीपी आ गए मेरे पास। ठीक है, तो टोटल इंपैक्ट 1 लाख कैश कम करेंगे हम। ठीक है, टोटल क्या पड़ा, टोटल पूछा हुआ है, टोटल हो जाएगा 4। एसेट 5 किया है, कैश 1 का कम हो गया, तो एसेट इंक्रीज बाय 4 लाख हो गया और टोटल इंपैक्ट लायबिलिटी 4 लाख। ए आंसर। नेम ऑफ द ऑडिट दैट इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन द टू एनुअल ऑडिट। टू एनुअल ऑडिट की बात करा, देखो ये मैंने क्वेश्चन करवाया था, आप ऑडिटिंग की वीडियो चेक भी कर लीजिए, ऑप्शन में थे इंटरम वो था, मैंने करवाया था ये। 2 एनुअल ऑडिट के बीच में क्या होता है, इंटरम ऑडिट होता है। ठीक है, इंटरम क्या होगा, जो 2 के बीच में होगा, फाइनल जब एजीएम पे जो लास्ट पे देते हैं हम। ठीक है, साल के एंड में हो गया। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, एक्सटर्नल ऑडिटिंग क्या होता है, अभी थोड़ा थोड़ा आप भी देख लेना, इसको गूगल कर लेना। देखो 2 एनुअल ऑडिट के बीच में जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा इंटरम ऑडिट होता है। 2 मीटिंग, 2 एजीएम के बीच में भी कह सकते हो उसको। एजीएम क्या होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल के एंड में दिया जाएगा डिविडेंड। ठीक है, एजीएम में दिया जाता है। अगर उससे पहले दे रहे हो, एजीएम से पहले, ठीक है, यहाँ भी एजीएम, इनके बीच में दे रहे हो, तो वो हमारा होता है इंटरम डिविडेंड। The law of demand states that if other things remain same, law of demand, ये तो सबने सही किया होगा, सभी को पता ही होगा, प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड क्या होगी हमारी कम। कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है इनमें, तो देयर इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे ध्यान देना भी, यहाँ मिस्टेक हो जाती है थोड़ी सी, नॉट करेक्ट पूछ रखी है। फॉरफिटेड शेयर कैन बी रीइश्यू, तो सभी को पता है, बिल्कुल रीइश्यू कर सकते हो। नोटिस बिल्कुल आप ऐसे फॉरफिट नहीं कर सकते, पहले उनको नोटिस देना पड़ता है, 14 डेज का नोटिस शेयर होल्डर को देना पड़ता है कि आप पैसे पे कर दीजिए, अगर वो नहीं पे करते फिर फॉरफिट होते हैं। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम, बिल्कुल जो हमें प्रीमियम मिलता है, बिल्कुल उसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते हैं प्रीमियम से, ये भी सही है। तो जो ये तीनों सही हो गए तो यही गलत होगा। द प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व कह रहा है, यहाँ जनरल रिजर्व में नहीं जाता, कैपिटल रिजर्व में जाता है। किसमें जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। और ये क्वेश्चन जब मैंने ऑडिटिंग की वीडियो डाली थी तो एक कमेंट आया था टेलीग्राम पे, तो मैंने लास्ट में ये सोल्व किया था कि जो जनरल प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, अगर नहीं रीइश्यू करते तो फॉरफिट में। आप चेक कर सकते हो, ऑडिटिंग की वीडियो में मैंने ये दोनों क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा डी। Which of the following function is not performed by the Reserve Bank of India? ये भी हमने किया था मनी एंड बैंकिंग वाली क्लास में। रिजर्व बैंक कौन सा फंक्शन नहीं परफॉर्म करता, करेंसी नोट, नोट्स तो ये छापता है, सबको पता ही है रिजर्व बैंक। क्रेडिट पे कंट्रोल भी करता है, कैसे करता है क्रेडिट पे कंट्रोल, इसके वो है ना टूल्स है, क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, उसके थ्रू कंट्रोल करता है। और टू एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम, देखो भाई पब्लिक आम जनता आरबीआई में अपना खाता नहीं खोल सकती, तो इंटरेस्ट का तो क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, और ये देखो इसका ये कर रखा है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन पे भी कंट्रोल करता है, एक्सचेंज पे। देखो ये फंक्शन है, इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। बैंकों का बैंक है कंट्रोलर, देखो क्रेडिट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कैसे करता है, अपने टूल्स के थ्रू करता है। मॉनेटरी पॉलिसी बनवाता है, एक्चुअली पहले बनाता था आरबीआई खुद, अब मॉनेटरी पॉलिसी बनवाता है, अपने अंडर एक कमेटी एस्टेब्लिश कर रखी है, वो बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट का इसमें है
अकाउंट, लेंडर लास्ट में सब इसके पास जाते हैं। देखो एक्सचेंज रेट को भी क्या करता है, मैनेज करता है, मैनेज प्राइस स्टेबिलिटी और नोट इशू, इसी में से क्वेश्चन आ जाता है डायग्राम में से। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर टू प्रोवाइडेड बाय। वर्किंग कैपिटल में शॉर्ट टर्म का पैसा उनको कौन देता है, आरबीआई देता है, कमर्शियल बैंक देता है, और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन उनको देते हैं कमर्शियल बैंक, शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक देते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ये क्या करता है, बेसिकली ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। देखो ईसीजीसी क्या है, फुल फॉर्म भी देख लेना इसकी, ठीक है। ईसीजीसी फुल फॉर्म उसमें लिखी हुई है क्वेश्चन, ये देखो फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखी है, लिखी हुई है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये इसमें पैसा किसका लगा हुआ है, गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है सारा का सारा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कब एस्टेब्लिश हुआ, ये 1957 में एस्टेब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ये क्या प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस की सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो एक्सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली में इसका मेन मोटिव क्या होता है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, कि लोगों का एक्सपोर्ट बढ़े, तो इसलिए उनको क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस कंडक्ट है टू आर कंसर्न, टू किससे रिलेटेड है, देखो इसके ऑप्शन से ही पता चल रहे हैं, ऑप्शन इसके ऐसे ऐसे थे, किससे रिलेटेड है, जो स्टार्टिंग का है, टू स्टार्टिंग का है, तो वो ऑब्जेक्टिव और स्कोप से रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव और स्कोप से रिलेटेड है। Ashok Limited purchased a machinery from Tata and Sons for rupees 150,000. This is a transaction event और नॉन फाइनेंशियल डाटा। देखो नॉन फाइनेंशियल डाटा तो हम अकाउंट्स में लिखते ही नहीं है, जिसपे पैसा नहीं वो हमने ट्रांजैक्शन भी नहीं लेनी है, तो आंसर इसमें आ सकता है। देखो 150,000 की है, दो पार्टी इन्वॉल्व है, ट्रांजैक्शन, ठीक है। इवेंट क्या होती है फिर, देखो मैंने एक चीज ली, 1 लाख में चीज ली, मैंने गुड्स खरीदे, ठीक है, उसको मैंने 120 में बेच दिया, 120 में बेच दिया, तो ट्रांजैक्शन का जो इम्पैक्ट हुआ, मेरे को 20,000 प्रॉफिट हुआ, तो इम्पैक्ट हुआ ना, जो इम्पैक्ट वो है इवेंट। जैसे मेरे को 20,000 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, वो इवेंट है, ठीक है, इवेंट है। ट्रांजैक्शन हमेशा मॉनेटरी होगी और टू पार्टीज के बीच में इन्वॉल्व होती है और पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस शोज, ट्रायल बैलेंस क्या बताता है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कंप्लीट अर्थमेटिकली सभी को पता है, ये सभी का सही है, मुझे पता है, ये तो सभी आप सही करके आए होंगे। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंस बताता है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो डेप्रिसिएशन की बात करता है। आप मेरी DSSS के मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए थे, प्रैक्टिस सेट मैंने वहां पे ये क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया था डेप्रिसिएशन कैसा है, रिवेन्यू है, ये मैंने एग्जांपल दिया था DSSS के प्रैक्टिस सेट में, रिवेन्यू। अब ये क्या होता है, एक्सपेंडिचर, अच्छे से कर लीजिए, मैं ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जो ये पीजीटी का पेपर है ना, तो उसमें कंसेप्ट के काम आएंगे आपके। एक्सपेंडिचर 3 टाइप का, रिवेन्यू, कैपिटल और डेफर्ड, ठीक है, रिवेन्यू, कैपिटल और डेफर्ड। रिवेन्यू क्या होता है, जिसमें थोड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, डेफर्ड रिवेन्यू से ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होगा, कैपिटल में बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे आपने कोई एसेट परचेज करी, एसेट परचेज वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया आपका, ठीक है, कोई आपने रिपेयर करवा ली, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, डे टू डे के खर्चे, डे टू डे के खर्चे होते हैं रिवेन्यू। जैसे ऑपरेटिंग बिजनेस को रन करने के लिए जो खर्चे जरूरी हैं, मेंटेन करने के लिए जो खर्चे जरूरी हैं, वो रिवेन्यू। कैपिटल, आपने कोई नई एसेट खरीद ली, किसी पुरानी एसेट को अपग्रेड कर लिया, ठीक है, एक्सपेंड कर लिया किसी एसेट को, या कोई नई एसेट ले ली, बढ़ा, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल भी दिया था एक्सपेंशन का, आप DSSS की वीडियो देखिए, प्रैक्टिस सेट में मैंने सिनेमा हॉल का एग्जांपल भी दिया था, आपने सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी है, मैंने एग्जांपल भी यही दिया और यही आपके पेपर में आ भी गया, ये एग्जांपल मैंने दिया हुआ है DSSS वाले में, और वो यहाँ आ गया, यूपीटीसीटी वाले में आ गया, ठीक है। तो ये कैपिटल होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट। डेफर्ड क्या होता है, जैसे हैवी एडवर्टाइजमेंट, पैसा बहुत लगा दिया एड पे, तो बहुत पैसा लगा दिया, तो उसका बेनिफिट 3-4 साल तक मिलता रहेगा बेनिफिट, वो होते हैं हमारे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो ये क्वेश्चन एक और आ गया, 16 क्वेश्चन, एक कंपनी हैज स्पेंट 20,000 ऑन पेंटिंग ऑफ इट्स बिल्डिंग। देखो पेंटिंग पे आपने क्या करा, खर्च कर दिया पैसा, इट शुड बी रिकॉर्डेड एज, वो मैंने करवा दिया उसका आंसर। डेप्रिसिएशन हमारा क्या हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। एक कंपनी ने स्पेंड करे 20,000, देखो 20,000 कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, तो हमारे मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्या आना चाहिए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, क्योंकि बुक में भी देखना पेंटिंग वगैरह पे खर्चा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, आपको मिल भी जाएगा ये। मेरे अकॉर्डिंग रिवेन्यू होना चाहिए, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं 100% श्योर हूँ, 99.9% मेरे अकॉर्डिंग पेंटिंग का जो होता है ये रिवेन्यू होता है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो ना उसको कैपिटल में डाल सकते हैं, ना हम इसको डेफर्ड में डाल सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग रिवेन्यू है, ठीक है। परचेज बुक इज यूज्ड
टू परचेज किसको रिकॉर्ड करने के लिए, परचेज बुक देखो ये मैंने करवाए भी थे सब्सिडरी बुक्स अकाउंटिंग वाले में। परचेज बुक किसमें क्या होती है, इसमें क्रेडिट, इसमें क्रेडिट होती है ट्रांजैक्शन, क्रेडिट सारी सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक्स में होती हैं। ऐसे सेल्स बुक भी बनाई जाएगी क्रेडिट सेल्स के लिए। ड्राइंग अकाउंट दीजिए, ड्राइंग अकाउंट हमारा क्या होता है, पर्सनल। ये तो सिंपल क्वेश्चन, ड्राइंग पर्सनल। 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। रियल में क्या आएंगे, एसेट्स वगैरह आ जाती हैं आपकी। पर्सनल 3 टाइप का, आर्टिफिशियल, नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव। आर्टिफिशियल में जैसे बैंक के नाम हो गए, कंपनी के नाम हो गए, बैंक का नाम हो गया, कंपनी का नाम हो गया। बैंक अकाउंट कौन सा हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन, राम, श्याम, आप और मैं हो गए। रिप्रेजेंटेटिव में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। नॉमिनल में इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी के लिए भी। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड द फर्म प्रिपेयर। देखो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट, देखो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप में सभी को पता है क्या अकाउंट बनाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन। प्राइमरी पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग, प्राइमरी पर्पज क्या एडवर्टाइजिंग का, इन्फॉर्म करना, परसुएड करना, उनको मनाना कि ले लो, बार बार याद दिलवाना। कई बार ऐड देख के हमें याद आ जाता है ये चीज तो हमने लेनी थी। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही पर्पज है। द वेरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन, थोड़ा सा ये कट गया, मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, एक सेकेंड। अब देखिए, द वेरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड। देखो ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हो आप ट्रांजैक्शन की, यहीं से ही हो जाएगा। ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हो तो वो क्या होती है, वाउचिंग। वाउचिंग ही तो प्रूफ होती है जिसमें हम चेक करते हैं। वेरिफिकेशन भी कर रहे हो आप, वेरिफिकेशन भी कर रहे हो, ठीक है, प्रूफ वगैरह भी चेक, वेरीफाई भी, ऑथेंटिसिटी भी, दोनों किस में आएंगे, वाउचिंग में आएंगे। अच्छा, फिर इंटरनल ऑडिट क्या होता है, जब मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को, वो इंटरनल ऑडिट अपने यानी कि डेली का अपना काम साथ के साथ वो चेक करवाते रहते हैं ताकि कोई घपलेबाजी नहीं हो। इन्वेस्टिगेशन ऑडिटिंग से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इन्वेस्टिगेशन काफी टाइम तक चलता है। देखो तहकीकात हो रही है इन्वेस्टिगेशन में पूरी, तो ये काफी टाइम लेती है, इसमें हर चीज की जांच पड़ताल पूरे अच्छे से होगी इन्वेस्टिगेशन, ऑडिटिंग से भी ज्यादा टाइम लेती है इन्वेस्टिगेशन। वेरिफिकेशन कर रहे हो आप, बैलेंस शीट की एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू चेक कर रहे हो, वो होती है वेरिफिकेशन। Which one of the following statement is not correct? क्या करेक्ट नहीं है, नोट पूछा हुआ है। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ओनली परचेज गुडविल टू बी रिकॉर्डेड, ये आपको 12th की बुक में मिल जाएगा। जिस गुडविल के लिए आपने पैसा पे किया है, पेड गुडविल को ही आप दिखाओगे बुक्स में, अदरवाइज आप गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाओगे। ये क्या कहता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। सेल्फ जनरेटेड गुडविल विल हैव टू बी एडजस्टेड टू पार्टनर। देखो सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप नहीं, ऐसे आपने खुद ने जनरेट करी है तो उसको कैसे करोगे, यहाँ पे बुक्स में नहीं दिखाओगे तो पार्टनर के अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दोगे। गुडविल इंटेंजिबल, गुडविल दिखती है किसी को, नहीं दिखती, ठीक है, गुडविल इंटेंजिबल है, तो हमारा ये सब सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, गुडविल इज ए फिक्टिशियस एसेट, ये गलत है। ऑडिटिंग इज मैंडेटरी, बिल्कुल ये मैंने बताया भी था, ये मैंने एग्जांपल भी लिया था। पब्लिक कंपनी के लिए ऑडिटिंग क्या है, मैंडेटरी है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए नहीं है, वॉलंटरी है। पार्टनरशिप के लिए वॉलंटरी है, बट कंपनीज के लिए ऑडिटिंग क्या होती है, मैंडेटरी होती है। अंडर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वाज गिवन बाय फिशर ने कौन सी इक्वेशन दी थी, ये भी हमने किया था, पीटी इज इक्वल टू एमवी प्लस एम डैश वी डैश। देखो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमने किया था, दो अप्रोच है, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच और कैश बैलेंस अप्रोच। कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच क्या थी, जो किसने दी थी, फिशर ने दी थी। फिशर ने क्या कहा था, डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया था बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज, क्वांटिटी ऑफ मनी मीन सप्लाई इंक्रीज हो रही है मनी की, तो जनरल प्राइस लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। डायरेक्ट रिलेशन, ये इसका दो ही चीजें निकल के आई थी इसमें से, एक इक्वेशन और एक क्या निकल के आया था, ये। उसके बाद व्हेन ए कंज्यूमर इंक्रीजेस, उसको इक्वेशन को वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और एम बी डैश वी डैश सेम ही है ये। व्हेन ए कंज्यूमर इंक्रीजेस यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी बाय गिविंग सम यूनिट ऑफ, देखो एक की यूनिट बढ़ा रहा है, वाई कमोडिटी की क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो सेम लेवल पे सेटिस्फेक्शन पे रहेगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा हमारा, वाई की में जो चेंज आएगा डिवाइडेड बाय चेंज एक्स, वाई में को चेंज इन वाई कमोडिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कमोडिटी। Under quantitative techniques of credit control, flowing technique is not included. Quantitative techniques में क्या credit control की techniques include नहीं की जाती। देखो quantitative techniques की बात कर रहा है, पहले तो हम techniques देखते हैं। दो टाइप की हैं, quantitative और qualitative। इसमें बैंक रेट आ जाएगा, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन आ जाएगा, ठीक है। इसमें रेपो रेट भी आ जाएगी, रेपो रेट मैंने वहां पे पीछे लिखी थी, यहाँ नहीं लिखी, रेपो रेट भी आ जाएगी इसमें, रेपो रेट भी, ये दोनों एक में ही आ जाते हैं, ठीक है। ये रेपो रेट भी आ जाएगी इसमें, ठीक है।
क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग है, डायरेक्ट एक्शन और मोरल सुएशन, ये हमने किया था। तो ओपन मार्केट है, कैश रिजर्व है, राशनिंग और क्रेडिट नहीं है, ये क्वालिटेटिव है। ये कौन सा है? क्वालिटेटिव। Which of the following is not an accounting convention? कन्वेंशन नहीं, कौन सी नहीं है? फुल डिस्क्लोजर है कंजर्वेटिज्म है, अप्रूवल अकाउंटिंग है, कंसिस्टेंसी। देखो चार हमारे पास कन्वेंशंस है, डिस्क्लोजर है, मटेरियलिटी है, कंसिस्टेंसी है और कंजर्वेशन है। तो हमारे पास कौन सी नहीं है? कन्वेंशन अक्रूवल अकाउंटिंग नहीं है। ठीक है, अक्रूवल अकाउंटिंग कैश, ये बेसिस है। दो बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं, या तो अक्रूवल बेसिस पे या कैश बेसिस पे। मोस्टली हम अक्रूवल बेसिस पे ही करते हैं, कैश बेसिस पे नहीं करते। ये दो बेसिस है अकाउंटिंग के, कन्वेंशन नहीं है, ये बेसिस है, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। एवरी वाउचर शुड बी साइन बाय, हर वाउचर पे किसके साइन होने चाहिए? रिस्पॉन्स, ये भी मैंने बताया था अभी आपको। देखो मैंने वीडियो में देख बताती हूँ तो आप सुनना। देखो मैंने ये कहा था, कई बार क्या होता है जब वाउचिंग होती है तो वो प्रूफ मांगते हैं। मैंने ये बताया था आपको, प्रूफ मांगते हैं। ठीक है, प्रूफ मांगेंगे ट्रांजेक्शन का। जैसे प्रूफ क्या होते हैं? बिल वगैरह। तो हर कंपनी बिल को संभाल के रखती है जब तक ऑडिट नहीं हो जाता। तो ऑडिटर क्या करेगा? बिल वगैरह को चेक करता है, पर हर चीज के बिल पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने ऑटो का किराया भर दिया, ऑटो का किराया ऑटो वाला बिल ही नहीं देता हमें, तो वहां पे हम क्या करते हैं? एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होता है, उसको क्या करते हैं? वो बिल को क्या कर जो वो क्या करता है, जो खर्चा होता है हमारा, उसको प्रूव करता है। ठीक है, उस पर साइन वगैरह करता है कि हाँ आपने किया होगा ये। तो वो करता है रिस्पॉन्सिबल, एक बंदे की अथॉरिटी फिक्स कर देते हैं, अथॉरिटी दे देते हैं उसको कि आप बिल को, ठीक है, या जहाँ पे बिल नहीं है वहां क्या करोगे? आप मंजूरी दोगे। तो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल होता है। रिपेयर ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज इज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट इज ना। देखो रिपेयर कर रही है सेकंड हैंड मशीनरी, देखो वैसे रिपेयर वाला खर्चा किस में जाएगा? रिपेयर का डे टू डे का खर्चा है, वो क्या होता है हमारा? रिपेयर अकाउंट में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो खर्चा ही होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है? सेकंड हैंड मशीनरी है। अगर आप कोई नई चीज लेते हो, उसका इंस्टॉलेशन का, उसका किराया सब कॉस्ट में ऐड होगा। ऐसे ही आपने सेकंड हैंड मशीनरी ली, जब तक वो सही चलने लायक नहीं होती, उसका सारा खर्चा आप कैपिटल मानोगे। तो आपने कैपिटल नहीं माना जबकि इसको रिवेन्यू मान लिया, तो ये एरर होगी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर यही होती है, रिवेन्यू को आप कैपिटल मान लेते हो और कैपिटल को रिवेन्यू मान लेते हो। अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी। देखो ये क्वेश्चन आ गया जो मैंने DSSS में प्रैक्टिस सेट में करवाया था कॉमर्स के, और मैंने यही एग्जांपल दिया था कि आप एक सिनेमा हॉल की 100 सीटें हैं, आपने सीटें बढ़ा के 200 कर दिया, अब आपकी इनकम कितनी बढ़ेगी? तो ये क्या हमेशा के लिए बढ़े इनकम? ऐसा तो नहीं है कि एक दिन 100 सीटें होंगी तो दूसरे दिन नहीं होंगी, सीटें तो हमेशा के लिए बढ़ गई। तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन केस ऑफ सब लीज रॉयल्टी अर्न बाय द लेसर इज क्रेडिट। देखो रॉयल्टी आपको मिली है तो आप किस अकाउंट में डालोगे? सब लीज प्रॉफिट रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में। कहा जाएगा वो? रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में। कुछ क्वेश्चन पढ़ने से हो जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कोल्ड अप। देखो सब्सक्राइब कैपिटल और कोल्ड अप कैपिटल, ठीक है, उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? जैसे मैंने 10 सब्सक्राइब करे, ठीक है, 10 मैंने 7 रुपए मांगे, 3 रुपए अभी तक नहीं मांगे मैंने, वो हो जाएगी मेरी अनकोल्ड कैपिटल। जो नहीं मांगे अनकोल्ड, उनका डिफरेंस क्या हो गया? अनकोल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला करेक्ट टू, इसमें देखो इसका फॉर्मूला यही है। हमें जब हम 11th में पढ़ते थे, हमें टीचर ने ऐसे ही रटवा रखा था, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस ये प्लस फर्दर बैड डेट्स या न्यू बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। वो हमें आज तक रटा हुआ है। कुछ चीजों के हमने उस टाइम हमें इतना कई बार नहीं भी समझते थे, चीजों को रट्टा लगा लिया करते थे, ठीक है। तो वो कई बार चीजें याद भी रह जाती हैं आपको, क्योंकि बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स, हमें ऐसे फर्दर बैड डेट्स करवाया था, या न्यू न्यू बैड डेट्स एक ही बात है, प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ठीक है, प्लस न्यू प्रोविजन माइनस, इसको हमने ऐसे याद कर रखा था, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स और न्यू, बॉयफ्रेंड न्यू, बॉयफ्रेंड न्यू, ठीक है, याद रह जाएगा आपको सब। ओल्ड फिर बाकी ओल्ड तो माइनस करना है, ठीक है, ये मैंने ट्रिक बता दी वैसे आपको याद करने की। अगर आपको याद रहता तो ऐसे याद रख लो, क्यों ट्रिक से याद रखते हो। In which type of organization the rules, duties and responsibilities are given in? रूल्स ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो टू टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हमारे पास, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है? जिसमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं जो हायरार्की के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, पहले बॉस है, फिर उसका सबऑर्डिनेट, फिर उसका सबऑर्डिनेट, ठीक है, उनके बीच में रूल्स रेगुलेशन से जो बंधा हुआ होता है वो होता है फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या? आपने कंपनी ज्वाइन करी, आपको वहां पे एक बंदा दिख गया, वो आपको लगा आपके गांव का है, तो आपने उसको पूछा मैंने तुम्हें कहीं देखा हुआ? वो पता मैं तो इस गांव का हूँ। तो अच्छा यार ये तो मेरा गांव है, दोनों में होगी दोस्ती, वो हो गया इनफॉर्मल, ठीक है, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन नहीं चलते हैं। आपके कोई रिलीजियन का है, आपके कोई काम का है, ठीक है, आपका कोई नॉन है, तो आप दोस्ती वगैरह कर लेते, उससे बातें शेयर करते, वो इनफॉर्मल। जिसमें रूल्स रेगुलेशन होंगे वो फॉर्मल।
इंडियाज रैंकिंग, ये सभी का सही होगा। पॉपुलेशन में सेकंड, फर्स्ट नंबर पे चाइना। हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट, ये भी सही, सभी का सही होगा। एल्टर मायो, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के फादर कहे जाते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और काफी लंबे टाइम तक इनका एक्सपेरिमेंट चला था। और इनके एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने दिया था चार पार्ट में दिया था, ये हम पीजीटी में कर चुके हैं। पीजीटी में ये आ चुका है, पीजीटी वाले में वो मैंने करवा रखा है, आप वहां से देख लेना। Which one of the following is not considered as relevant voucher while vouching cash sale? देखो किसकी बात कर रहे हैं, कैश सेल्स की। पहला ही गलत है, क्योंकि सेल्स बुक में क्या आती है, सेल्स बुक सब्सिडरी बुक है, इसमें तो हम क्रेडिट सेल्स दिखाते हैं, तो यहाँ तो कैश सेल की बात आ रही है। बाकी कैश मेमो, कैश मेमो क्या होता है ये पता होगा आपको, जब आप कैश परचेज सेल करते हैं तो कैश मेमो दिया और लिया जाता है, ठीक है। बाकी सारे कैश से रिलेटेड है, सेल्स बुक क्रेडिट है। In case of installment payment system, which one of the following statement is not true? देखो not true पूछी हुई है। पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस इज मेड इन एग्रीड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट का टाइम फिक्स हो जाता है, आप कैसे क्या पे करोगे, कितना डाउन पेमेंट करोगे, सब पहले डिसाइड हो जाता है। ऑन द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इंस्टॉलमेंट, सेलर हैज ए राइट टू टेक बैक द गुड्स, नहीं भाई। इंस्टॉलमेंट मेथड और हायर परचेज में मैंने डिफरेंस बताया था, और यही मैंने कहा था इन दोनों में ये डिफरेंस है। हायर परचेज में इमीडिएट ओनरशिप नहीं मिलती, इंस्टॉलमेंट में इमीडिएट ओनरशिप मिल जाती है, तो वापस नहीं ले सकता, वो क्लेम कर सकता है। अगर आपने किस्तें नहीं भरी तो वो क्लेम कर सकता है डैमेज के लिए, ठीक है, लेकिन वो वापस नहीं ले सकता है। तो ये हमारा नोट ट्रू, तो हमारा यही ट्रू आ जाएगा। बाकी हम नहीं देख रहे, आप देख लेना। रेपो रेट क्या होती है भाई, ये भी मैंने करवाया था मनी एंड बैंकिंग की वीडियो में, देख लो। और मैंने कहा भी था ये इंपॉर्टेंट टूल्स है। रेपो रेट क्या होती है, जिसपे क्या करता है आरबीआई जो है लोन देता है कमर्शियल बैंक को, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, ये रेपो रेट होती है। ऐसे रिवर्स रेपो भी मैंने बताई थी। रिवर्स रेपो में क्या होता है, फिर अब तो यहाँ कमर्शियल बैंक ले रहे हैं, रिवर्स रेपो में उल्टा फिर आरबीआई लेगा पैसा। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एज्यूम्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या एज्यूम करता है, मार्जिनल यूटिलिटी कॉस्ट फॉल, टोटल प्रोडक्शन विल डिक्रीज, यूटिलिटी मैक्सिमाइज व्हेन मार्जिनल, नहीं, यूटिलिटी मैक्सिमम कब होती है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो, ये एमपी जीरो होता है, जब मैक्सिमाइज होगी। इसका हमने डायग्राम भी किया था। सम फैक्टर ऑफ फिक्स, देखो स्केल ऑफ रिटर्न्स फैक्टर के थे, ठीक है, स्केल के थे, और मैंने उसमें डिफरेंस शायद आपको बताया भी था। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, स्केल वाले में उसमें सारे फैक्टर वेरिएबल होंगे, और इसमें क्या होते हैं, फिक्स फैक्टर होते हैं। कुछ इसमें शॉर्ट टर्म में अप्लाई होता है, तो सारे के सारे फैक्टर इसमें वेरिएबल नहीं कर सकते। हाँ मुझे याद भी आ गया, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था रसगुल्ले का, गुल्ले का एग्जाम्पल दिया था। रसगुल्ला है, मिठाई है, मेरे पास ऑर्डर आया 4 किलो का, ठीक है, लेकिन मेरे पास 3 किलो पड़े हैं, तो मैं उनको कैसे दे दूंगी, उसी टाइम पे मैं नहीं पे दे सकती उनको, क्योंकि हम इतनी जल्दी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, बनाने में टाइम लगता है। तो मैंने ये एग्जांपल भी दिया था आपको, चेक करना, मुझे याद भी आ गया था, ठीक है। तो कुछ फैक्टर क्या होंगे, फिक्स होंगे इसमें। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये प्रैक्टिकल आया हुआ है, प्रैक्टिकल पूछ रखा है मोड का, ठीक है। पहले तो हम इसको सीक्वेंस में थोड़ा लगा लेते हैं, देखो ध्यान से बता देती हूँ। देखो पहले मैंने इसको सीरियली लिख लिया, 10 से 25, 25 से 40, 40 55, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, ठीक है। फिर हमने क्या लिखी इसकी फ्रीक्वेंसी, 6, 20, 44 डैश 3, 6, 20, 44 डैश 3, ठीक है, हमने ये लिखा। उसके बाद हमें मोड क्लास गिवन है। मोड क्लास हमें, देखो मोड क्या है, मोड हमें गिवन है 48.6। अब देखो 48.6 किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है 48.6, ये हमारी मोड क्लास होगी। जिसके बीच में मोड लाई करता है उसको कहते हैं मोड क्लास। तो ये हमारा हो गया F1, ये फ्रीक्वेंसी F1, एक इससे पहले वाली F0, एक इसके बाद वाली F1, ठीक है। जो मोड वाली होगी F1, एक उससे प्रीसीडिंग लेंगे F0 पहले वाली, एक बाद की लेंगे सक्सीडिंग, जिसको कहेंगे बाद वाली F0, F1, F2, सॉरी F2 हो गया, ये हो गया F2, ठीक है। F0, F1, F2 ये हमने दे दिया। अब लगाना है हमने फॉर्मूला, इसके लिए सबसे कुछ नहीं है, इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा याद करना। ये L1 मींस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट किस में लाई करा था, 40 से 45 वाली में, तो L1 क्या हो गया हमारा 40, लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट होती है, ये हमारी क्या होती है अपर लिमिट। तो L1 लोअर लिमिट 40, फिर F1 क्या है हमारा, जो ये 44, ये F1 44 माइनस F0 क्या है 20, ये मैंने 20 ले लिया, इनटू आई मींस इनका डिफरेंस, इंटरवल डिफरेंस 10 से 25, 15 का, 25 से 40 सभी का सेम है, 15 का, तो ये मेरा आई हो गया। नीचे 2F1 44 88 हो गया, ये माइनस F0 हमारा ऊपर वाला 20 68 आ गया, ये 44 में से
20 गए, ये 24 आ गया हमारा। -f2 ये हमें निकालना है, हमें नहीं पता तो -f2 रख दो, या इसकी जगह x भी रख सकते हो। तो आप इसको सोल्व करोगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 से 15, ये 40 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, फिर इसको ऊपर ले जाओगे, आप इसको ऊपर ले जाओगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 26। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 26। तो इसमें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, बस अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मूला याद रख लेना थोड़ा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना भाई, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 के साथ।